हेलो एवरीवन। बेटा हम कर रहे हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, और मेटल्स और नॉन मेटल्स के इस चैप्टर में हमारा टॉपिक चल रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। आज सिक्स्थ वीडियो है, लेक्चर सिक्स्थ है आज इसका। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के अंदर हमने बहुत सारे मेथड्स किए जिसके हेल्प से मेटल्स को हम प्योर स्टेट से उनके इम्प्योर फॉर्म से प्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के मेथड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आज हम करेंगे लास्ट स्टेप, दैट इज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। लास्ट स्टेप है मेटल्स को प्योर करने का, इट इज नोन एज रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है मेटल्स को उनके 100% प्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने का। इससे पहले जो मेथड हमने किए दे वर नॉट कन्वर्टिंग मेटल टू 100% प्योर फॉर्म। तो ये लास्ट स्टेप होता है। डिपेंडिंग अपॉन द nature of metals which are to be purified to 100% form, we use various types of methods for their purification. अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग मेथड्स का यूज होता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसा ही मेथड नॉन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, और इट इज आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। व्हाट इज दिस मेथड? ये मेथड क्या होता है, किन मेटल्स के लिए यूज किया जाता है और इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से हम इस मेथड से किसी मेटल के साथ मिलने वाले ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज भी जो होती है उनको हम अलग कर पाते हैं, और कैसे मेटल 100% प्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है, ये सीखेंगे हम इसमें। जो मेटल्स इस मेथड से प्यूरिफाई किए जाते हैं दे आर कॉपर, सिल्वर, निकल, जिंक etc. These are those metals which can be converted to their pure form, 100% pure form by electrolytic refining or electro refining. What is this method? How this method works? कैसे किया जाता है? जो पीछे की तरफ हमने स्टेप्स की हैं, यानी कि पहले की जो वीडियोस में हमने स्टेप्स किए मेटल्स को प्योर करने के, तो उन मेथड से ये जो मेटल्स हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये मेटल्स आर कन्वर्टेड टू ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म बट नॉट टू 100% प्योर फॉर्म। यानी कि हम कह सकते हैं कि पीछे जो तरीके हमने किए उनमें ये मेटल्स जो है दे आर इन इम्प्योर फॉर्म। किस फॉर्म के अंदर है? दे आर इन इम्प्योर फॉर्म। लास्ट जो मेथड्स हमने किए उनके अनुसार मेटल्स किस फॉर्म में कन्वर्ट हो। हम मेटल फर्स्ट स्टेप से आखिरी स्टेप तक जब आ रहे हैं तो मेटल्स में लगातार इम्प्योरिटीज को दूर करते हुए आ रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज हमने की। तो उस टॉपिक के अंदर मेटल्स दे वर नॉट कन्वर्टेड टू 100% प्योर, दे वर स्टिल एम्बेडेड विद सम इम्प्योरिटीज। तो वो मेटल कैसे हो गए? इम्प्योर फॉर्म के मेटल्स हो गए। इस मेथड के अंदर ये मेटल जब इम्प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं दे आर कन्वर्टेड टू अ रॉड फॉर्म। इम्प्योर मेटल जो होता है, इम्प्योर फॉर्म जो होता है मेटल, इट इज कन्वर्टेड टू अ रॉड फॉर्म। एक रॉड फॉर्म के अंदर इनको कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि एक इस तरह से आप इस एक रॉड को मान सकते हो, इस तरह से इनको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये क्या है? ये मेटल का इम्प्योर फॉर्म। सपोज हम एग्जांपल लेके चलते हैं, कॉपर को लेके चलते हैं। तो ये जो रॉड है ये किसकी होगी? कॉपर की रॉड। इम्प्योर कॉपर की ये रॉड होगी। ये जो इम्प्योर कॉपर की रॉड है इट विल बी यूज्ड एज एनोड। इसे हम एनोड के रूप में यूज करेंगे। ये है कॉपर की इम्प्योर रॉड एंड इट विल बी यूज्ड एज एनोड। ये जरूर आपने ध्यान रखना है कि जो मेटल इम्प्योर फॉर्म के अंदर है उसे एक रॉड के रूप में बदला जाता है, एक स्टिक के रूप में बदला जाता है, और हमेशा इम्प्योर रॉड को एनोड के रूप में यूज करेंगे। और एनोड फंक्शंस एज पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा। दूसरा पॉइंट ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जिस मेटल को हम प्योर कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? एग्जांपल में कॉपर को प्योर कर रहे हैं। तो कॉपर का इम्प्योर फॉर्म जो था वो तो बढ़ गया एनोड के रूप में, और ऐसे ही प्योर फॉर्म ऑफ दैट, प्योर फॉर्म ऑफ दैट मेटल, उसी मेटल का
ठीक है, कौन सा मेटल चल रहा है यहाँ? कॉपर। कॉपर का ही एक प्योर फॉर्म का रोड लिया जाता है। रोड किस किस रूप में? इस बार प्योर फॉर्म के अंदर। तो ये हो गया कॉपर प्योर फॉर्म या कॉपर का प्योर रोड, प्योर कॉपर का रोड। एंड इट विल फंक्शन एज कैथोड। इसे कैथोड के रूप में यूज करेंगे, यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करेंगे। दो बात होगी इसकी। थर्ड पॉइंट इस मेथड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट जो यूज होगा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन, आयोनाइजेबल सॉल्यूशन, जो आयन में टूट सके ऐसा सॉल्यूशन, उसमें इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। तो इस मेथड में जो इलेक्ट्रोलाइट यानी जो सॉल्यूशन यूज होगा वो भी क्या होगा? ऑफ सेम मेटल। सेम मेटल का मतलब जिस मेटल को हम प्योर कर रहे हैं उसी मेटल का सॉल्यूशन होगा, वो उसी मेटल का इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो यहाँ किस मेटल को प्योर कर रहे हैं? कॉपर को। तो इलेक्ट्रोलाइट किसका होगा? कॉपर का ही होगा। फॉर एग्जांपल इट कैन बी CuSO4 फॉर्म या CuCl2 के फॉर्म में हो सकता है, लाइक दैट। तो इस तरह से हमारे को इलेक्ट्रोलाइट लेना है। तो 3 पॉइंट है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में 2 इलेक्ट्रोड यूज होंगे। एक इलेक्ट्रोड जिस मेटल को प्योर करना है उसको इम्प्योर फॉर्म के रोड में बदल करके उसे हम एनोड के रूप में यूज करेंगे। उसी मेटल का एक प्योर इलेक्ट्रोड भी लिया जाएगा, प्योर कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया जाएगा, और उसी मेटल का जिसको प्योर करना उसका ही इलेक्ट्रोलाइट यानी कि उसी का एक सॉल्यूशन लिया जाएगा। जैसे कॉपर की बात चल रही, कॉपर का इम्प्योर रोड जो होगा वो एनोड हो जाएगा, कॉपर का जो प्योर इलेक्ट्रोड होगा वो कैथोड के रूप में काम करेगा, और कॉपर का जो सॉल्यूशन है जैसे कॉपर सल्फेट है ये किसके रूप में काम करेगा? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करेगा। नाउ लेट अस चेक द प्रोसीजर। अब हम प्रोसीजर देखते हैं हाउ इट इज कैरिड आउट, कैसे होता है ये काम। प्रोसीजर करते हैं कैसे होता है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का काम। फॉर दैट वी यूज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस प्रोसेस के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर वी यूज 2 इलेक्ट्रोड्स, 2 इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम इसके अंदर। एक किसका होगा? प्योर इलेक्ट्रोड का, एक होगा प्योर और एक इम्प्योर फॉर्म का। तो ये मान लो आप यूज कर रहे हो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्योर रोड। इम्प्योर रोड एग्जांपल किसका चल रहा है? कॉपर। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? इम्प्योर कॉपर। ये इम्प्योर कॉपर रोड हो गया। इम्प्योर और प्योर कॉपर रोड्स के बीच में डिफरेंशिएशन करने के लिए हम इम्प्योर रोड को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो किसका होगा? वो भी उसी मेटल का होगा, बट किस फॉर्म में होगा? इस बार प्योर फॉर्म के अंदर होगा। तो ये हो गया प्योर मेटल। प्योर मेटल कौन सा चल रहा है यहाँ पर? कॉपर। तो ये है प्योर कॉपर। प्योर कॉपर किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं यहाँ पर? इट इज फंक्शनिंग एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे हम क्या बोलते हैं? कैथोड। ये कैथोड हो गया और ये क्या बन जाएगा? एनोड हो जाएगा। अब इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में सॉल्यूशन डालते हैं। इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन को डाला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को डाला जाता है। इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्यूशन वर्ड में डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आयनाइजेबल सॉल्यूशन होता है और सॉल्यूशन मेन आयनाइज और मे नॉट आयनाइज। सो इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड, इलेक्ट्रोलाइट किसका है? जिस मेटल को हम प्योर करें। कौन से करें? कॉपर का। तो कॉपर का ही इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये हो गया CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट। These electrodes will now be connected to electrical volt supply। इनको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। When current is passed, जैसे ही अब इनके साथ करंट पास करेंगे, then what type of reactions will take place? अब ये समझेंगे इसके अंदर। तो जैसे इलेक्ट्रोड इसमें से पास किया जाएगा तो कैथोड जो होता है, कैथोड में से करंट पास होगा, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो, कैथोड से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे एंड इलेक्ट्रॉन्स विल पास टू द सॉल्यूशन। इस रोड से, कॉपर की वायर में से या कॉपर की रोड में से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैथोड से और होते हुए सॉल्यूशन के अंदर आ जाएंगे।
अब सॉल्यूशन जो होता है यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉनों के कांटेक्ट में आते ही वो 100% आयोनाइजेशन करेगा। आयोनाइजेशन का मतलब होता है टूटना, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इलेक्ट्रॉनों के कारण से क्या हो जाएगा, आयोनाइज होगा। आप इन्हें इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो या आप इन्हें करंट भी लिख सकते हो, क्योंकि करंट कौन बनाता है, इलेक्ट्रॉन से बनाता है। तो आप इलेक्ट्रॉन लिखो या करंट लिखो, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट लिया है वो आयोनाइज हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। किसमें टूट जाएगा, इनटू आयंस। कॉपर आयन अलग हो जाएंगे और सल्फेट आयन जो है वो इससे अलग हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास करते सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, देयर आर टू टाइप ऑफ आयंस प्रेजेंट, ये दो आयन बन जाएंगे इसके अंदर। एग्जांपल में दिखाना चाहें तो ये हो गए कॉपर आयंस और ये हो गए सल्फेट, ये हो गए। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, आयनाइज हो गया, दो आयनों में टूट गया। अब क्या होगा, ये जो आयन है ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कॉपर आयन जिनके पास +2 चार्ज आया या पॉजिटिव चार्ज आया, वो किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। हम क्या करें, एट कैथोड। कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिव। और यहां पर कौन अट्रैक्ट हो रहा है, देखो कॉपर +2, कॉपर +2। अब क्या होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होता है किसी आयन पर तो इसका मतलब होता है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो जितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है उतना उस पर पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो आप क्या करो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर दो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दो। तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा, कहां से मिलेंगे, इसको कैथोड से मिलेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसको मिल जाएंगे। तो यहाँ जाते उसके इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और वहां जाते क्या हो जाएगा, इट विल गेट न्यूट्रलाइज्ड, ये न्यूट्रल हो जाएगा एंड विल स्टिक टू द रोड। और वो जो कॉपर की रोड है कैथोड के रूप में उसके ऊपर जाकर के जुड़ जाएगा लाइट, इस तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगा लाइट। जैसे जैसे प्रोसेस चलती रहेगी तो सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन है, ध्यान से सुनो इस बात को, सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट के कॉपर आयन हैं वो इलेक्ट्रोलाइट में से निकल करके जो कैथोड है उसके ऊपर डिपॉजिट होने लगे। तो ये क्या हो गया, डिपॉजिटेड कॉपर, जो कॉपर डिपॉजिट होने लगा। अगर ये प्रोसेस ऐसे ही चलेगी और सॉल्यूशन के कॉपर जाकर के कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे तो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयंस की डेफिशिएंसी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब इस कमी को पूरा करने के लिए जो एनोड हमने लिया है, एनोड में जो कॉपर है वो आयोनाइजेशन का काम करेगा। तो अब हम किसके ऊपर आ गए, एट एनोड। अब एनोड के ऊपर आ गए, एनोड क्या करेगा, एनोड के अंदर जो कॉपर है, क्योंकि ये इम्प्योर फॉर्म के अंदर इसमें इम्प्योरिटीज भी है और कॉपर भी है, तो सॉल्यूशन में किसकी कमी हो रही है, कॉपर की कमी हो रही है। तो इस रॉड में से कॉपर एटम जो है वो इसमें से निकलेंगे और निकल करके आयोनाइज हो जाएंगे। कैसे होंगे, देखिए कॉपर +2 इस तरह से और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गए। तो ये जो कॉपर आयंस बनेंगे इस जगह के ऊपर, ये कॉपर आयन कहां पर आ जाएंगे, जो सॉल्यूशन के कॉपर आयन जाने से खाली जगह जो बनी थी उस खाली जगह के अंदर इस इम्प्योर कॉपर रोड में से कॉपर के आयन उन खाली जगहों को पूरा करेंगे जो सॉल्यूशन में से कॉपर आयनों के जाने के कारण बने थे। तो इस प्रकार से कॉपर रोड में से, इम्प्योर कॉपर रोड में से कॉपर आयन सॉल्यूशन के अंदर आएंगे और सॉल्यूशन में आने के बाद में किसकी तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। तो इम्प्योर रोड के अंदर जितने भी कॉपर के एटम्स हैं, जितने भी कॉपर के पार्टिकल्स हैं, वो सब लगातार टूट करके सॉल्यूशन में आएंगे और सॉल्यूशन से फिर लगातार ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे। और जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या करेंगी, वो नीचे की तरफ प्रिसिपिटेट कर जाएंगे, नीचे की तरफ जम जाएंगे। इन इम्प्योरिटीज को हम बोलते हैं एनोड मड। एनोड मड, मड का मतलब क्या होता है, गंदगी, यानी कि इम्प्योरिटीज। एनोड में जो गंदगी थी, जो इम्प्योरिटीज थी, क्योंकि उनके पास तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नहीं है, वो तो सिर्फ किसके पास आई, कॉपर के पास आई। तो कॉपर तो इस रोड में से अलग होकर के कैथोड की तरफ जा रहा है और वहां जाके डिपॉजिट होने लगा और जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे की तरफ गिरती जा रही है। लास्ट में हम इस डिपॉजिटेड कैथोड वाले कॉपर को बाहर निकाल लेंगे, इस पे जमे हुए प्योर कॉपर को स्क्रैच करेंगे और उसको वहां से हटा लेंगे।
इन दिस वे, इस प्रकार से इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से, इलेक्ट्रो मींस व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसमें यूज करी हमने, और लाइटिंग मींस टूटना, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी से हमने इम्प्योर फॉर्म के अंदर मिलने वाले कॉपर को तोड़ करके प्योर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया है, इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। सो बाय दिस इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वी आर एबल टू कन्वर्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ दीज मेटल्स, कौन कौन से, कॉपर, सिल्वर, जिंक, निकल, टू देयर प्योर फॉर्म, टू देयर 100% प्योर फॉर्म। अब हम बात करेंगे ऐसी कुछ और मेथड्स जिनसे हम प्योर मेटल को बना सकते हैं। तो ये किया हमने एक मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल। अब दूसरा मेथड है बाय वेपर फेज रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग के अंदर क्या होता है कि जो मेटल होता है पहले उसको किसी सब्सटेंस के साथ, किसी केमिकल चीज के साथ में हीट किया जाता है, हीट करने पर वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो मेटल है वो उस चीज के साथ जिससे हम गर्म करेंगे उससे वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेटल वेपर फॉर्म ऊपर की तरफ चला जाएगा और इम्प्योरिटीज नीचे की तरफ रह जाएगी। ऊपर की तरफ जो मेटल चला गया है वेपर फॉर्म में उसे हम एक अलग चैम्बर में इकट्ठा कर लेंगे और वहां इकट्ठा करके उसको और स्ट्रांगली हीट करेंगे ताकि जो सब्सटेंस मेटल जुड़ गया था वो अलग हो जाए और मेटल इससे अलग हो जाए। इसे हम बोलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फॉर्म के अंदर, फेज का मतलब एक स्टेट, वेपर स्टेट में ले जाकर के मेटल को प्योर करने का काम कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल है दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ टाइटेनियम। टाइटेनियम का प्यूरिफिकेशन में ये मेथड हम यूज करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, जो इम्प्योर टाइटेनियम होता है, इम्प्योर टाइटेनियम, ये आप इम्प्योर मत लिखो क्योंकि अंडरस्टूड होता है, तो इम्प्योर फॉर्म में जो टाइटेनियम होता है, इसे सब्सटेंस जैसे यहाँ पर हो गया, टाइटेनियम के लिए जो सब्सटेंस यूज होता है वो है आयोडीन। तो टाइटेनियम को आयोडीन के साथ एट ए टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन, 500 केल्विन के ऊपर इसको हीट किया जाता है। तो जो आयोडीन है वो टाइटेनियम के साथ जुड़ करके टाइटेनियम को वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और जो इम्प्योरिटीज इसके अंदर थी उससे आयोडीन जुड़ नहीं पाता है, जिससे वो सॉलिड फॉर्म में रह जाती है और नीचे की तरफ, तो टाइटेनियम ऊपर की तरफ आ जाएगा इन दी फॉर्म TiI2 या TiI4। ये दो फॉर्म होते हैं, मेनली जिस फॉर्म में यूज कन्वर्ट होता है गैस स्टेट के अंदर वो है TiI4। इस फॉर्म के अंदर आ गई गैस के फॉर्म में आ गया और गैस के फॉर्म में ऊपर की तरफ इवेपोरेट करके। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, ये तो हो गया स्टेप 1। पहले स्टेप के अंदर क्या कर रहे हैं कि मेटल को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, लिविंग बिहाइंड द इम्प्योरिटीज। अब जो गैसेस इकट्ठी हो गई हैं उन्हें हम स्टेप नंबर 2, सेकंड स्टेप के अंदर क्या करेंगे, और हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। जैसे ये है TiI4, इसे हीट किया जाता है और स्ट्रांगली, ताकि इनके बीच में मेटल और आयोडीन के बीच में जो बॉन्ड बन गया था वो टूट जाए। तो इसे हम गर्म करते हैं 1700 केल्विन के ऊपर, 1700 केल्विन के ऊपर, मतलब उससे भी ज्यादा टेम्परेचर, ताकि बॉन्ड इनका टूट जाए, टाइटेनियम जो है और जो आयोडीन है वो इनसे अलग हो जाए। अब टाइटेनियम क्या है, मेटल है, मेटल कैसा होता है, भारी होता है, तो मेटल तो नीचे की तरफ में आ जाएगा, आयोडीन एक गैस है वो ऊपर की तरफ है। सो बाय द use of vapor phase technique we can purify the metals. Another method, एक तीसरा मेथड जिससे हम मेटल्स को प्योर कर सकते हैं, that is Van Aracle method. थर्ड मेथड करें Van Aracle method. Van Aracle method के अंदर क्या होता है, in this method semiconductors are 100% purified। बस खास बात क्या रहेगी, सेमीकंडक्टर जो मेटल होते हैं उनको प्योर किया जाता है। सेमीकंडक्टर कौन कौन है, जर्मेनियम एंड गैलियम आर द 2 एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इनको इस टेक्निक से प्योर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। What is this method? इस मेथड में होता है जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड टू अ रॉड फॉर्म। जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं
उन्हें एक रॉड के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, एक रॉड के रूप में बदला जाता है। तो ये क्या हो गया, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर कौन हो गया, लाइक ये जर्मेनियम हो सकता है या गैलियम का रॉड हो गया, किस फॉर्म में है, इम्प्योर फॉर्म में। इट इज देन प्लेस्ड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, इसे फिर एक ऐसे चैम्बर में बंद कर देते हैं जो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है। ये हो गया इनर्ट एटमॉस्फेयर। इनर्ट एटमॉस्फेयर, इनर्ट एटमॉस्फेयर का मतलब होता है ऐसा वातावरण जहां पर कोई गैसेस ना हो। ऐसा एटमॉस्फेयर इसलिए दे रहे हैं कि मेटल्स, खास करके जब सेमीकंडक्टर जब ये प्योर होकर अलग होते हैं तो खुले एटमॉस्फेयर में जब इनको रखा जाता है तो प्योर होने के बाद ये एटमॉस्फेरिक चीजों से जैसे नमी होगी या और जो गैसेज है उनके साथ रिएक्शन करके फिर से खराब हो जाते हैं। इसलिए इनको प्योर करने के लिए इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखा जाता है, मतलब फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, ऐसे एटमॉस्फेयर में रखा गया। अब मेथड में क्या होता है, एन इंडक्शन हीटर इज यूज्ड, और इंडक्शन सर्कुलर हीटर इज यूज्ड और सिंपल सर्कुलर हीटर कैन बी यूज्ड। जो इंडक्शन हीटर होता है उसको यूज किया जाता है इसमें। तो ये तीन सर्कुलर डॉट जो हम दिखा रहे हैं दे आर द सिंबल फॉर इंडक्शन हीटर। इंडक्शन हीटर आजकल आप लोगों ने देखे होंगे घरों के अंदर भी इंडक्शन हीटर आते हैं जिसके ऊपर हम यूटेंसिल्स को रखते हैं तो उसमें जो लिक्विड होता है वो ही गर्म होता है। हाथ को रखें किसी बर्तन वगैरह रखें तो वो गर्म नहीं होता है, दैट इज इंडक्शन हीटर। तो इस हीटर का हमने यूज इसलिए किया है कि हमारे को सिर्फ इस रॉड के ऊपर काम करना और किसी जगह पर, यानी कि जो मेटल इम्प्योर फॉर्म में था उसको ही हीट करना और किसी चीज को हीट नहीं करना। इसलिए हमने इंडक्शन हीटर या एक मूवेबल सर्कुलर हीटर का यूज करना है। अब क्या होगा, व्हेन वी यूज इंडक्शन हीटर, जैसे हम इंडक्शन हीटर को ऑन करेंगे इट विल प्रोवाइड हीट, वो हीट एनर्जी देगा और हीट एनर्जी के कारण से जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें दोनों ही चीज, इम्प्योरिटीज भी और सेमीकंडक्टर भी दोनों ही मेल्ट कर जाए, बोथ ऑफ देम विल मेल्ट। तो मान लिया जाए शुरू के अंदर इस जगह के ऊपर था हमारे पास में, इसे हम हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर जो शुरू हमने किया तो इस जगह पर जो था वो सारा का सारा हिस्सा क्या हो गया, इसके अंदर मेल्ट हो गया। ये क्या हो गया, मोल्टन जोन। मोल्टन जोन पिघला हुआ हिस्सा, जहां पर ये हीटिंग के कारण से हिस्सा इसका पिघल गया। तो ये हीटर के कारण से इसका कुछ हिस्सा जो है वो मोल्ट हो जाता है, मोल्टन में आ जाता है, पिघल जाता है। सर्कुलर हीटर जो है वो आगे की तरफ मूव करता है। जब ये आगे की तरफ मूव करता है तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनका क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट लो होता है, यानी कि इम्प्योरिटीज और सेमीकंडक्टर्स में से जैसे हीटर आगे की तरफ जाएगा तो जो सेमीकंडक्टर वो क्रिस्टलाइज कर जाएंगे। क्रिस्टलाइज का मतलब होता है जम जाना। तो मेटल सेमीकंडक्टर जो है इसके अंदर वो फ्रीज कर जाएंगे, वो जम जाएंगे, जबकि इम्प्योरिटीज विल रिमेन इन द मोल्टन स्टेट। अब मेल्टन जो मोल्टन कंडीशन, दो चीजें होगी उसके अंदर, मेटल सॉलिडिफाइड कंडीशन हो गया, इम्प्योरिटीज लिक्विड फॉर्म में हो गया। तो मेटल क्योंकि डिसॉल्व नहीं हो सकता इनके अंदर तो वो सेमीकंडक्टर क्या हो गया, अब इसमें नीचे की तरफ में गिर जाएंगे, लाइक जमने के बाद वो नीचे, और इम्प्योरिटीज जो है वो विल रिमेन स्टिक टू द रोड, वो रोड के ऊपर ही रह जाएगी। जैसे जैसे हीटर आगे की तरफ में जाएगा ये प्रोसेस में रिपीट होती चलेगी। मेटल जो होगा वो नीचे की तरफ, यानी कि सेमीकंडक्टर जो नीचे की तरफ टूट के गिरते रहेंगे और इम्प्योरिटीज विल कीप ऑन मूविंग अलोंग विद द इंडक्शन हीटर। When this process is repeated several times, जब इस प्रोसेस को कई बार किया जाएगा, यानी हीटर को कई बार इसके ऊपर से रोटेट किया जाएगा तो मेटल जो होगा वो टूट के नीचे की तरफ आता रहेगा और इम्प्योरिटीज पीछे की तरफ में रह जाएंगी। लास्ट के अंदर ऑल इम्प्योरिटीज विल कलेक्ट एट द वन एंड, एक तरफ में रह जाएगी और मेटल दूसरी तरफ में। इट विल देन कट ऑफ, उस हिस्से को फिर हम काट देंगे, इम्प्योरिटीज दूसरी साइड में चली जाएगी और मेटल एक तरफ में, सेमीकंडक्टर्स एक तरफ में। So these were the different methods for purifying metals to 100% pure form.